स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे तो पहली बात यह है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हम बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हवाले से हम इसमें डिस्कशन करेंगे, उसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंतहाई सिंपल यूनिट है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिंपल एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत आसानी से इसकी समझ आएंगी, इसको बस जस्ट आप लोगों ने मेमोराइज करना है, बाकी एक्सप्लेनेशन वाली इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 1 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। आप सबको पता है हार्ट अटैक का, ठीक है। जब भी हार्ट अटैक किसी को होता है तो उससे पहले हमारे साथ क्या होता है, एंजाइना होता है। एंजाइना ये हमारे साथ एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब क्या है, चेस्ट पेन। चेस्ट चेस्ट पेन। तो अब ऑप्शन बी जो है इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, चेस्ट पेन, ठीक है। हमारे साथ जो कॉमन सिम्टम है हार्ट अटैक का वो क्या है, चेस्ट पेन है। अगर चेस्ट पेन की जगह यहाँ पर एंजाइना वर्ड होता तो फिर आप लोग क्या करते, एंजाइना को ही मार्क करते। एमसीक्यूज 2 में कहते हैं कि हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज। हमारे साथ हाइपरटेंशन का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसी तरह से कॉमनली महावरतन इसको जो नाम दिया गया है वो क्या है, साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। आप लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा कि साइलेंट किलर मींस हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 3 में कहते हैं कि the condition is characterized by the inability of the heart to pump enough blood to meet the body need। कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें हमारा हार्ट जो पंपिंग करता है तो वो काफी पंपिंग नहीं होती, मतलब इनसफिशिएंट पंपिंग होती है जिससे हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। तो वो कंडीशन जिसमें हार्ट जो है उसमें ब्लड को प्रॉपर तरीके से पंप करने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, उसमें कमी आ जाए, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट जो है वो फेल हो जाता है, मुकम्मल तौर पर जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उसको मुकम्मल तौर पर पंप आउट करने से कासिर हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन टूवर्ड बॉडी टिश्यूज जो है वो क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। और ये कंडीशन तभी होती है जब हार्ट फेलियर हुआ होता हो, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में हमारे जो कोरोनरी मसल्स होते हैं या कार्डियो या हार्ट मसल्स होते हैं, ठीक है, उस तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, उसको खुद भी जो है ना ब्लड की शदीद कमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल उसकी एक्टिविटीज जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है और इसके नतीजे में फिर वो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज तक मुकम्मल तौर पर ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको नहीं कर पाती। तो इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। एमसीक्यूज 4 में कहते हैं कि व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरीली काज्ड बाय। एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस ये हमारे साथ एक वेस्कुलर डिजीज होता है जिसमें हमारे वेसल्स के अंदर जो वेस्कुलर वाल्स होते हैं उसमें जो है ना कोलेस्ट्रोल के फीड्स के प्लेग जो है वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो के लिए जो रास्ता होता है, जो पाथवे होती है वो नैरो हो जाती है और ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो टूवर्ड हार्ट की तरफ या टिश्यूज की तरफ वो डिक्रीज हो जाती है, ऑर्गन्स की तरफ वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की पहली जो सबसे बुनियादी वजह होती है वो क्या होती है, बिल्डअप ऑफ प्लेग इन आर्टरीज। आर्टरीज में है जो प्लेग है, प्लेग से मुराद फैटी टिश्यूज या लिपिड से बना हुआ या आप कह सकते हो कोलेस्ट्रोल से बना हुआ हमारे साथ
जो है मास होते हैं, जिसकी वजह से जो आर्टरीज के पाथवे है वो नैरो हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरीली काज होती है। MCQs 5 में कहते हैं कि विच ऑफ दीज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट के मसल्स की तरफ जो आर्टरीज गए होते हैं, जो कि हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, हमारे हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, तो वो आर्टरी जो है वो नैरो हो जाती है, उसमें जो है ना एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उसमें खराबी आ जाती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, तो कहते हैं कि मंदर झेल में से हमारे साथ कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज काज होती है। तो अगर आप देखिए हाई डाइटरी फाइबर इनटेक, ये भी नहीं है। रेगुलर फिजिकली आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो इससे आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं होती। या आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें फेट कंटेंट कम है, तो ये भी हमारे साथ, इससे भी हमारे साथ ये डिजीज नहीं होती। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग की वजह से जो है ना आपके जो इलास्टिसिटी होती है वेसल्स की वो कम पड़ जाती है। इसके अलावा वेसल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, नैरो होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इस तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो काज हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ क्या है, करेक्ट है। MCQ 6 में कहते हैं कि एन ECG इज यूज फॉर, ECG हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? अपने हार्ट की जो रिदम होती है, हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है, उसको मैयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ECG को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, टू इवॉल्वेट हार्ट रिदम। हार्ट रिदम को इवॉल्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ECG को यूज करते हैं। सही है। 7 में कहते हैं एरिथमिया इफेक्ट द हार्ट। एरिथमिया किसे कहते हैं? एरिथमिया, एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, हमारे साथ जो हार्ट बीट है वो जब इरेगुलर हो जाए, रेगुलर पैटर्न में ना हो, इरेगुलर पैटर्न में हो, तो उसको हम एरिथमिया कहते हैं। टेकिकार्डिया से मुराद ये है कि जब नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 100 को क्रॉस करे, 100 से ज्यादा हो पर मिनट के लिहाज से, तो उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया मतलब ये है कि अगर हार्ट रेट जो है वो पर मिनट के लिहाज से 60 से कम हो, तो उसको हम फिर ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, सो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन सी है, रिदम। मतलब एरिथमिया में जो हमारे हार्ट का रिदम जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, रिदम पर जो है असर पड़ता है, वो रिदम क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। 8 में कहते हैं कि विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेन विद वीकेंड वॉल। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वेरिकोज वेन हमारे साथ ये एक ऐसी वेस्कुलर एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें हमारे वेन्स में मौजूद जो वेवलेट होते हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें, ये मिसाल के तौर पर मैं एक वेसल बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक वेसल बना लिया है। ठीक है, तो इस वेसल के अंदर इस तरह के वेवलेट जो है ना मौजूद होते हैं, और इन वेवलेट का काम ये होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, उसको वापस पीछे जाने से रोकती है। सो जब ये वेवलेट अपना नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ देती हैं, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इन रगों में खून जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर ये जो मोटे लोग होते हैं इनको देखा होगा, इनके पाँव में रगे जो है ना इतनी मोटे मोटे होकर जो है ना स्किन से बाहर की तरफ इस तरह से निकले हुए होते हैं। आपको ऐसा नजर आएगा जैसे स्किन से बाहर निकले हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये असल में यही ब्लड जो है ना, इसकी जो है ना टुवर्ड हार्ट की तरफ प्रॉपर फ्लो वापस रिटर्न नहीं हो पा रही होती। तो सारा का सारा ब्लड जो है ना इन नीचे पाँव के रगों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो रगे जो है ना स्किन में उभरी हुई आपको नजर आती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को, इस डिसऑर्डर को वेरिकोज वेन कहते हैं। समझ आ रही है? जी सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है आप लोगों की। 9 में कहते हैं कि अ स्ट्रोक that result from a blood vessel in the brain bursting is known as, देखिए
स्ट्रोक जो है हमारे साथ इसके मुख्तलिफ किस्म है। एक वो स्ट्रोक होती है जिसमें हमारे ब्रेन में मौजूद जो वेसल होते हैं उसकी बर्स्टिंग नहीं होती, उसकी रप्चरिंग नहीं होती, जस्ट कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्लड फ्लो टुवर्ड ब्रेन जो है वो क्या हुई होती है, रुकी हुई होती है। तो उसमें हमारे साथ स्कीमिक स्ट्रोक आ जाता है, ट्रांसिएंट स्कीमिक अटैक आ जाता है, ब्रेन एनोरिज्म आ जाता है। लेकिन हेमरेज स्ट्रोक जो है ये हमारे साथ वो स्ट्रोक होती है जिसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेन में मौजूद जो वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से दिमाग की जो रगें हैं वो फट जाती हैं। तो उसके फटने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है फिर क्या होती है, अगर प्रॉपर इलाज ना हो तो वो बंदा जो है ना पैरालाइज़ हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो स्ट्रोक जिसमें हमारे ब्रेन में मौजूद जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फट जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है? जी सर। जी सर। देखें, बाज़ कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ज़ाहिर बात है इंसान हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें जो है ना मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो अगर आप लोगों को कभी ऐसी चीज़ लगे, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको गलत बता रहा हूँ या प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग जो है ना फिर मुझे दरमियान में जो है ना उसी टाइम रोका करें और मुझे बताया करें। तो इस तरह से मुझे भी जो है ना आप लोगों से सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो अगर कहीं पर इस तरह से होता है तो फिर आप लोग मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। सही है? अच्छा जी। एमसीक्यूज़ नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ 10 में कहते हैं कि व्हिच टर्म डिस्क्राइब द नैरोइंग ऑफ द हार्ट मिट्रल वॉल। कहते हैं कि हमारे साथ हार्ट का जो मिट्रल वॉल होते हैं, हार्ट के मुख्तलिफ वॉल है। जी। सर ये इस्केमिक स्ट्रोक है, इसमें क्या होगा? स्कीमिक स्ट्रोक में जो है ना एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो क्या होती है, ब्रेन टिश्यूज की तरफ जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है? तो दोबारा से कुछ टाइम बाद जो है वो दोबारा से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड ब्रेन टिश्यूज वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसको हम स्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है? ट्रांसिएंट एक्सक्यूज मी स्कीम। सर। जी, जी। सर ये जो इस्केमिक स्ट्रोक है, इसमें ये क्लॉट नहीं आ जाता? नहीं, इसमें क्लोट। क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होती और जिसका प्रोसीजर भी होता है जिसको वो स्ट्रोक कहते हैं, मैकेनिज्म। देखिए, तो सिंपल बात है ना, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड ब्रेन टिश्यूज़ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप किस वजह से होती है? खुद तो स्टॉप नहीं होती ना, ज़ाहिर बात है दरमियान में जो सर है ना, दरमियान में क्या आता है, दरमियान में हमारे साथ एक छोटा-सा क्लॉट आता है, ठीक है? और उस क्लॉट या उस प्लेग की वजह से ब्लड फ्लो टुवर्ड ब्रेन टिश्यू स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यूज़ जो है ना ऑक्सीजन से महरूम हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आप टाइम पर जो है ना एक इंजेक्शन आता है, ठीक है, ये केपीके में जो है ना पिशार में जो है ना। एटीपी, सर एटीपी स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एटीपी स्टार्ट होता है। हाँ, हाँ, हाँ। स्ट्रेप्टोकाइनेज। हाँ, बिल्कुल। तो वो दिया जाता है, तो अगर टाइम पर दिया जाए तो किसी किस्म की पैरालिसिस नहीं होती। लेकिन अगर टाइम गुज़र जाए इस पर तो फिर आपको जो है ना हेमी पैरालिसिस भी हो सकती है, पैरा पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक है? फिर आपकी पूरी बॉडी भी पैरालाइज़ हो सकती है या बॉडी की हाफ पार्ट भी पैरालाइज़ हो सकती है या बॉडी का अपर पार्ट पैरालाइज़ हो सकता है या नीचे वाला पार्ट पैरालाइज़ हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए ब्लड फ्लो जो है वो रुकी हुई थी, ठीक है? तो ये हमारे साथ सर इस्कीमिक स्ट्रोक कहलाती हैं। फिर इसी तरह से ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक भी है जो कि आगे आने वाला है, आगे एमसीक्यूज़ में फिर इसको हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? एमसीक्यूज़ सर नंबर। ये कुछ टाइम के लिए होता है और फिर इसका ब्रेन पे कोई असर नहीं होता इस टाइप का ना, हाँ, ट्रांसिएंट पेशेंट इस्कीमिक का। अटैक। और हाँ जी। और इस्कीमिक का सर जब क्लॉट होता है तो इमरजेंसी में एटीपी स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रोक प्रोसीजर होता है तो सर फिर उसमें वो पेशेंट जो विद इन 24 आवर्स हो तो पेशेंट रिवर्स हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए माशाल्लाह तो से मेरी आप लोग। ड्यूटी इधर ही है ना सर, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी शिफा में तो हमारे ये अक्सर आता है ना स्ट्रोक जी, जी, प्रोसीजर, तो जी, जी, फिर जी, जी।
वेरी गुड। देखिए माशाल्लाह से आप लोगों को आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुए, देखा हुए, तो एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने किया होगा, इसलिए आप लोगों को ये याद है। अभी इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने उसको एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की है, तो इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान आप लोगों के लिए रहेगा। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, और हौसला जो है आप लोगों ने बुलंद रखना है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इस एमसीक्यू से आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा। एमसीक्यूज 10 में कहते हैं विच टर्म डिस्क्राइब द नैरोइंग ऑफ द हार्ट मिट्रल वॉल। आपको पता है कि हमारे हार्ट में जो है ना वाल है, ट्राइकोस्पेट वाल है, बाइकोस्पेट वाल है, मेट्रल वाल है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ वाल है जिसके जरिए जो है ना राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ, ट्राइकोस्पेट वाल से जो है ना राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर इसी तरह से हमारे साथ बाइकोस्पेट वाल के ज़रिए जो है ना फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और इसी तरह से फिर मिट्रल वाल के ज़रिए जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना आपकी पूरी बॉडी से क्या, आपके हार्ट से जो है ना पूरी बॉडी में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कहते हैं कि वो कंडीशन जिसमें क्या होता है, नेरोइंग ऑफ द हार्ट मेट्रल मेट्रल वॉल जो है वो नेरो हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेरो के लिए एक मेडिकल टर्म यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीनोसिस कहते हैं। स्टीनोसिस मींस नेरोइंग, ठीक है, नेरोइंग, नेरो होना। सो मेट्रल स्टीनोसिस मतलब जो मेट्रल वॉल होता है वो नेरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से फिर पंप आउट नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन टिश्यूज होते हैं वो फिर ऑक्सीजन से क्या होते हैं, महरूम रहते हैं, डिप्राइव्ड रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आता है। 11 में कहते हैं कि विच मेडिकेशन इज टिपिकली एडमिनिस्टर फॉर मैनेजिंग एरिथमियाज। जब किसी पेशेंट, जी सर वो आपने कहा कि मिट्रल वॉल के जरिए जो है ब्लड वो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, लेकिन मिट्रल वॉल जो है वो तो लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में नहीं है वॉल, उसको मिट्रल वॉल कहते हैं। बाइकोस्पेट वॉल, बाइकस्पेट को मिट्रल कहते हैं। बाइक, सेकंड नेम बाइकस्पेट इज मिट्रल। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल, आल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल। हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो बाइकोस्पेट या मेट्रल वॉल के जरिए जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा से जो है ना फिर हार्ट इसको पंप करता है और पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमारे साथ जो लार्जेस्ट आर्टरी है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं। एओर्टा, एओर्टा के। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो उसके ज़रिए फिर पूरी जो है ना ये क्या हो जाती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है? वेरी गुड। देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के या दरमियान में जो है ना कुछ स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनको अभी ये नहीं पता था कि बाइकोस्पेट वाल को मेट्रल वाल भी कहते हैं, तो उनको ये पता चल गया है, तो एक दूसरे से जो है ना हम क्या कर रहे, लर्निंग कर रहे, ठीक है। एमसीक्यूज 11 में कहते हैं कि विच मेडिकेशन इज टिपिकली एडमिनिस्टर फॉर मैनेजिंग एरिथमिया। एरिथमिया का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि इर्रेगुलर ऑफ द हार्ट रिदम इज कॉल्ड एरिथमिया। तो एरिथमिया के लिए हम जो मेडिसिन देते हैं तो वो एंटी एरिथमिक मेडिसिन होते हैं, ठीक है, कॉमनली एंटी एरिथमिक देते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। 12 में कहते हैं 12 में कहते हैं कि फेरिफरल आर्टरी डिजीज प्राइमरीली अफेक्ट द, हमारे साथ जो फेरिफरल आर्टरी डिजीज होते हैं, ठीक है, तो वो किस चीज की वजह से इफेक्ट होते हैं, आर्टरीज इन द लिम्स, हमारे लिम्स में। अच्छा जी, प्राइमरीली इफेक्ट कौन सी चीजों को इफेक्ट करते हैं, तो हमारे लिम्स में मौजूद जो आर्टरीज होते हैं उसी को इफेक्ट करते हैं। फेरिफरल आर्टरीज, फेरिफरल से मुराद ये है कि हमारे जो लिम्स है, मतलब जो अपर एक्सट्रीमिटीज है और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं, ठीक है। सो इसको क्या करती है, इफेक्ट करती हैं, इसमें मौजूद जो आर्टरीज होती है उसको इफेक्ट करती हैं। 13 में कहते हैं कि विच डायग्नोस्टिक टूल इज बेस्ट यूज फॉर विजुअलाइजिंग हार्ट स्ट्रक्चर एंड असेसिंग
कार्डियक फंक्शन। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा डायग्नोस्टिक टूल है जिसके ज़रिए हम अपने हार्ट के जो स्ट्रक्चर और उसके जो फंक्शन है उसकी हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उसको विजुअलाइज़ करते हैं। तो वो हमारे साथ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ज़रिए हम अपने हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है? Yes. 14 में कहते हैं कि कंजेस्टेड हार्ट फेलियर ऑफन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कंजेस्टेड हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? कंजेस्टेड हार्ट फेलियर ये हमारे हार्ट की वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें जब हार्ट मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तरीके से फोर्सफुली कंट्रैक्टिलिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पर कंट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता या सेमी कंट्रैक्शन कर रही होती है, तो सेमी कंट्रैक्शन के दौरान हाफ ब्लड जो है वो पंप आउट हो जाता है और हाफ ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल्स में ही रह जाती है। तो इसी तरह से हार्ट बीट के साथ जो ब्लड पंप आउट होती है और जो हार्ट में रहती है, तो वो नीचे जमा होते होते हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर शेप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। ठीक है? तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंजस्टेड हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है? तो ऑफन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इसकी वजह से मजीद और क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, एडेमा काज हो सकती है, एडेमा। ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। सही है? 11 में, सॉरी, Yes, 15 sir. 15 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज। मंदरजेल में से कौन सा जो है हमारे साथ हार्ट डिजीज के लिए एक प्रॉपर टिपिकल ट्रीटमेंट नहीं है? तो कीमोथेरेपी जो है ये हमारे साथ कॉमन टिपिकल ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब ये है कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उसका इलाज जो है हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। मेडिकेशन के ज़रिए कर सकते हैं, कीमोथेरेपी तो हम कैंसर के लिए करते हैं ना, जो कैंसरियस सेल वग़ैरह होते हैं उसके लिए हम करते हैं। जबकि मेडिकेशन के ज़रिए सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब आप जो है ना वो कर लो, क्या कहते हैं, Bypass. बायपास कर लो। Sir, ठीक है? bypass. हाँ जी, बायपास कर लो या इसी तरह से जो है ना और इसके बहुत सारे जो है ना हमारे साथ टेक्नीक से, या आप जो है ना अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लो, तो इससे आपकी जो दिल की बीमारियाँ हैं उसमें कमी आ सकती है। 16 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज़ ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पहली बुनियादी वजह होती है वो क्या होती है? ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज जो है, समझे इस बात को, कोरोनरी जैसे कि देखिए ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? पड़ती है सर। उस जी ब्लड सर। में ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ब्रेन को मिलते हैं, तभी ब्रेन काम करता है। हमारे लंग्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जो कि हार्ट उसको प्रोवाइड करती है। हमारे किडनीज़ को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन ब्लड की ज़रूरत होती है जो कि हमारा हार्ट उसको प्रोवाइड करती है। अब हमारा जो हार्ट है, जो ऑर्गन है, ये इसको भी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इसको जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, इसको जो एनर्जी मिल रही होती है, इसको जो ऑक्सीजन मिल रहा होता है, तो ये एक आर्टरी के, एक खास किस्म के आर्टरीज के ज़रिए मिलती है और उन आर्टरीज को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। क्या? कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट के मसल्स की तरफ गए होते हैं जो कि हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। अब जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आता है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है, ब्लॉक हो गई है, कम हो गई है। तो जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब इसको ब्लड नहीं मिलेगा, तो ये फिर प्रॉपर फंक्शन तो नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होगा। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या होता है? हार्ट रेट जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। 17 में कहते हैं कि विच सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा एंजाइना।
जब हार्ट अटैक आने वाला होता है तो रेडिएटिंग पेन जो है वो पेशेंट को फील होती है। रेडिएटिंग पेन से मुराद ये है कि हार्ट जो है लेफ्ट साइड पर मौजूद है, लेकिन पेन जो है ना पेशेंट को राइट साइड पर हो रही होती है, और वो पेन जो है राइट साइड से जो है ना ऐसे आते आते आपके लेफ्ट साइड चेस्ट पर आती है, फिर लेफ्ट साइड से जाते जाते आपके लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है यहाँ तक आती है, और फिर नीचे इस तरह से पूरे हाथ में फैल जाती है। तो वो पेन जो कि फैलती है एक जगह से स्टार्ट होके पूरी बॉडी में फैलती है, इसको हम कहते हैं रेडिएटिंग पेन। रेडिएट हो रही होती है, फैल रही होती है, ठीक है। सो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में कॉमनली जो आप लोगों को जो है ना सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या है? सेवियर चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा। 18 में कहते हैं कि विच डायग्नोस्टिक टूल इज एसेंशियल फॉर कंफर्मिंग अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये भी आपको पता है कि ईसीजी के जरिए ही हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ था या नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 19 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कहते हैं कि वो कौन सा रिस्क है, फैक्टर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिएबल से मुराद कि उसको हम बदल सकते हैं और अपने आप को हम हार्ट अटैक के आने से या हार्ट अटैक के जद में आने से बचा सकते हैं। तो उस मॉडिफिएबल रिस्क के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं? जी सर। बिल्कुल सिंपल जी है, सर। और इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह कमिंग डेज में जो है मैं आप लोगों के साथ पोस्ट आरएन के जो पास पेपर है उसको भी जो है ना एमसीक्यूज फॉर्म में जैसे ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो वही एमसीक्यूज भी मैं डिस्कस करूंगा, तो वो फिर उस दूसरे ग्रुप में सबके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों की जो पास पेपर प्रिपरेशन है वो भी होती रहेंगी, और यूनिट वाइज एमसीक्यूज तो हम वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर तरह से जो है ना मेरी प्रिपरेशन आप लोगों के लिए जो है ना वो होगी। बाकी आप लोगों ने याद करना जो है वो आपका काम है, ठीक है। बाकी सपोर्ट करूंगा मैं, लेकिन याद करना आपने है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे साथ क्या है, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। मॉडिफिएबल है मतलब अगर आप स्मोकिंग छोड़ दे तो स्मोकिंग छोड़ने की वजह से आपके जो वेसल्स होंगे वो नैरो नहीं होंगे, इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म नहीं होंगी, आपकी रगें जो है वो ओपन रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी, ब्लड फ्लो जो है वो सेहतमंद जारी और सारी रहेंगी, तो आपको किसी किस्म के हार्ट अटैक के होने का खदशा नहीं होगा। सही है। 20 में कहते हैं कि विच मेड जी 20 में कोई क्वेश्चन है? नो सर। 20 में कहते हैं कि विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट क्लोट फॉर्मेशन आफ्टर अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये भी तो आप लोगों ने आप लोगों को इसका पता होगा, ठीक है। हार्ट अटैक के होने के बाद एक दफ़ा हार्ट अटैक पेशेंट को हुआ है, लेकिन दोबारा से हार्ट अटैक ना हो, तो इससे बचने के लिए हम पेशेंट्स को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, हम नहीं डॉक्टर्स करते हैं, जो कि एंटी प्लेट मतलब एंटी क्लोट काम करती है, ठीक है। क्लोट के अगेंस्ट काम करती है, तो वो हमारे साथ एंटी कोगुलेंट है। ऑप्शन सी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्लियर है? सर बी आएगा। एंटीवायरल तो नहीं आएगा। एंटीवायरल नहीं है। हाँ सी एंटी कोगुलेंट है ना। कोगुलेंट क्या होते हैं? कोगुलेंट वो प्लेग होता है जो कि आपके ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है, और ब्लड फ्लो टुवर्ड कार्डियक मसल उसको स्टॉप करते हैं। सो एंटी कोगुलेंट से मुराद ये है कि ये वो मेडिसिन होते हैं जो कि आपके ब्लड को जो है ना उसको थिक होने से रोकती है, उसको जो है ना मोटा होने नहीं देती, बल्कि उसको एक प्रॉपर अमाउंट में उसको थिन रखती है। हाँ तो हाँ सिंपल अल्फाज में ब्लड थिन, ब्लड को थिन करती है और जो भी क्लॉट होता है उसको डिसॉल्व करती है। हाँ हाँ तो वही बात करूं, एंटी कोगुलेंट। जी सर। अच्छा जी।
MCQs number 21. Immediate treatment for a suspected myocardial infarction often include the administration of, अगर आपको लग रहा है कि इस बंदे को जो है ना हार्ट अटैक का दौरा आने वाला है, तो एकदम से हम क्या करते हैं, उनको एक मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन और उनको एक ट्रीटमेंट देते हैं। वो ट्रीटमेंट क्या होती है? एस्पायरिन जो है हम उनको देते हैं, एस्पायरिन जो कि क्या काम करती है? ब्लड थिनर के तौर पर रोल प्ले करती है। पता है ना आप लोगों को? जी सर। और ये हम कहाँ देते हैं? ओरली देते हैं, मतलब ये है कि सबलिंगुअल देते हैं, उनके जुबान के नीचे इसको हम रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके इफेक्ट जो है ना वो क्या हो जाते हैं, हार्ट पर पड़ते हैं, ब्लड फ्लो पर पड़ती हैं, और वहाँ पर हमारे साथ जो क्लोट वगैरह बनी हुई होती है, तो उसके लिए ब्लड जो है वो थिन हो जाता है, तो उस ब्लॉकेड एरिया में भी जो ब्लड फ्लो है कुछ टाइम के लिए वो मसल तक पहुंच रही होती है, तो आपने फिर टाइम पर जो है ना उनको हॉस्पिटल पहुंचाना होता है ताकि ये मसला मजीद आगे ना बढ़े। तो एस्पायरिन जो है हम देते हैं, ठीक है, इमीडिएट ट्रीटमेंट के तौर पर। 22 में कहते हैं व्हाट लाइफस्टाइल चेंज इज मोस्ट रिकमेंडेड टू प्रिवेंट अ सेकंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मतलब दोबारा से हार्ट अटैक आप पर ना हो, इससे बचने के लिए जो परहेज बताई जाती है, ठीक है, वो क्या है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज करें, ऐसा एक्सरसाइज करें जिसको करने के दौरान आपका सांस भी ना फूले और आप बिल्कुल रिलैक्स होते हुए आप उस एक्सरसाइज या उस फिजिकल एक्टिविटी को करें, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी वजह से आपकी सांस फूलेंगी, आपको जो है ना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके कार्डियक मसल जो है वो पहले से ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती, तो इससे भी ज़्यादा फोर्सफुल एक्टिविटीज़ की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो एक्सरसाइज भी आपने ऐसी करनी है जिससे आपको ज़्यादा फोर्स जो है वो ना लगानी पड़े, ज़्यादा ताकत जो है उसमें यूज़ ना करनी पड़े, तो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ आपने करनी होती है, ठीक है? 23 में कहते हैं which complication can occur if the myocardial infarction affect the heart electrical system, कहते हैं कि हमारे साथ हार्ट अटैक की वजह से जब हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब ये है कि जो एसए नोड होता है और एवी नोड होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड, और एक हमारे साथ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है और एक हमारे साथ साइनो एट्रियल नोड्स होते हैं, ठीक है? हाँ, जो कि हमारे साथ ऐसे नोड से सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे नोड से आते हैं एवी नोड की तरफ, और एवी नोड जो है उस सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है किस चीज़ की तरफ? पुरकंजी फाइबर्स की बंडल ऑफ हिस की तरफ, बंडल ऑफ हिस से फिर वो सिग्नल जाते हैं पुरकंजी फाइबर्स की तरफ, जो कि आपके पूरे हार्ट मसल में फैले हुए होते हैं दरख्त के जड़ों की तरह, ठीक है? तो जब ये सिग्नल पूरे फैल जाते हैं तो उसके बाद आपका हार्ट जो है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और रिलैक्स करती है, और इस तरह से ब्लड पंप आउट हो जाता है। सो कहते हैं कि हार्ट अटैक की वजह से हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसकी वजह से दूसरा कौन सा मसला जो है पेशेंट को हो सकता है? तो वो फिर एरिथमिया का है, हार्ट मसल सॉरी, जो रिदम ऑफ द हार्ट होता है वो क्या हो जाता है? इर्रेगुलर हो जाता है। 24 में कहते हैं कि स्टेम 1 एन, एक हमारे साथ स्टेम 1 होता है, एक हमारे साथ एन स्टेम 1 होता है, रिफर टू अ टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सही है, ये हमारे साथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन की एक किस्म है। व्हाट डज स्टेम 1 स्टैंड फॉर? स्टेम 1 से क्या आता है? स्टेम 1 मतलब एस टी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आप लोग जब ईसीजी पढ़ते हैं तो ईसीजी में आप लोगों ने वो पढ़े होंगे, ठीक है, PQRST, ये हमारे साथ जो है ना क्या है, ये हमारे साथ मुख्तलिफ हार्ट के जो स्ट्रक्चर या जो पार्ट होते हैं उसको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है एस PQRST। PQRST जो है ये हमारे साथ क्या है? P एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, पी क्यू क्यू दूसरे पार्ट को, फिर एस तीसरे पार्ट को, फिर टी चौथे पार्ट को, तो मुख्तलिफ पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो कहते हैं कि जो एस टी, जो स्टेम आई स्टेन है, हाँ स्टेमी, तो कहते हैं इससे क्या आता है? तो स्टेमी से मुराद एस टी सेगमेंट एलिवेशन, मतलब ये है कि जो हार्ट
रिदम में जो चेंजेस आई हुई होती है तो वो ST रीजन में जो है ना वहाँ पर एबनॉर्मेलिटी आई हुई होती है, तो उस वजह से क्या हुआ होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ होता है। सो ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और ST में हमारे साथ जो है ना वो सेगमेंट आते हैं और एलिवेशन। हाँ जी बिल्कुल, और एलिवेशन। हाँ जी। MCQs 20 द गेट बंद का MCQs 25 की तरफ आते हैं। MCQs 25 में कहते हैं कि पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, post myocardial infection, which type of drug might be prescribed to manage heart workload and prevent further damage। कहते हैं कि हार्ट अटैक के बाद की जो कंडीशन होती है तो उसमें हम कौन से मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे उसके हार्ट पर जो वर्कलोड है वो भी ज़्यादा ना पड़े, ठीक है, हार्ट जो है ना उस पर ज़्यादा लोड भी ना हो और मज़ीद जो है हार्ट मसल डैमेज होने से क्या रहें, बचे रहें। तो कॉमनली आप सबको पता है कि बीटा ब्लोकर्स ड्रग जो है हम क्या करते हैं, कॉमनली हम पेशेंट्स को देते हैं। बीटा ब्लोकर्स के ज़रिए क्या होता है, बीटा ब्लोकर्स के ज़रिए हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के बीटा ब्लोकर्स हैं। कुछ जो है हार्ट रिदम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कुछ जो है हार्ट रिदम को क्या करते हैं, आ जाते हैं MCQ नंबर 26 की तरफ, ठीक है। बीटा ब्लोकर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या करता है, ठीक है। MCQ 26 की तरफ आते हैं और 26 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ प्राइमरीली जिस चीज़ की वजह से काज होता है तो वो क्या है, बिल्ड अप ऑफ प्लेग इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग का बन जाना। प्लेग जो है ये हमारे साथ इरेगुलर मास होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बना होता है या फैट से बना होता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड से जो है ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बन सकती है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ब्लड फ्लो टूवर्ड कोरोनरी मसल या जो कार्डियक मसल होते हैं उसकी तरफ ब्लड फ्लो को रोकती है, स्टॉप करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और फिर हार्ट अटैक के आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सही है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है बिल्डअप ऑफ प्लेग इन द कोरोनरी आर्टरीज में जो है ना इसकी वजह से काज होती है। 27 में कहते हैं कि विच सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो चेस्ट पेन या एंजाइना जो है ये कॉमनली आपको देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। 28 में कहते हैं कि रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तमाम जो है मंदर झेल में से आ सकते हैं सिवाय एक की, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है, डायबिटीज़ में जो है डायबिटीज़ के बाद जो है ना कॉम्प्लिकेशन में, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में जो है ना ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आता है, ठीक है। कैसे, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वो ज़्यादा ओबेस होते हैं, मोटा होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं। तो मोटापे की वजह से क्या होती है, फैट डिपोजिशन हुई होती है, तो उन्हीं फैट्स की वजह से जो है ना जो हमारे साथ वेसल्स होते हैं वहाँ पर जगह जगह पर जो है ना प्लेग बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मास जो है बनना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो या सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट की तरफ ब्लड वेसल्स गए होते हैं वो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ काज होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से काज होती है सिवाय हाई डेंसिटी लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लेवल इसके अलावा, ठीक है। बाकी जो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, अच्छा जी इसमें जो है ना मुझे लगता है कि ये हाई डेंसिटी लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना ये भी हमारे साथ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर में आता है और जो हाई ब्लड प्रेशर है ये रिस्क फैक्टर में नहीं आता। मुझे हाई ब्लड प्रेशर जो है ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर, आप क्या कहते हैं? हम्म कोलेस्ट्रॉल लेवल
स्मोकिंग, डायबिटिक। अब यही ठीक है इनमें से। इसकी रीजन ये है, उन्होंने एक्सेप्ट पूछा है ना सिर्फ, इसमें से कौन सी रीजन नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल नहीं तो हो सकती ना। कोलेस्ट्रॉल में ये रीजन नहीं हो सकती हार्ट अटैक की, सही है सही है कॉर्नरी हार्ट डिजीज की। हाई जी। ब्लड प्रेशर की रीजन तो है ही है, मस्ट है। स्मोकिंग भी है, या डायबिटिक देख लें, डायबिटिक हाँ तो नहीं, डायबिटिक भी है इससे। सर डायबिटिक भी है। ये एचडीएल जो है ना, ये गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। हाँ तो बिल्कुल अगर ये थोड़ा सा ज्यादा हो भी जाए तो ये हार्ट कोरोनरी डिजीज की तरफ जो है ना, इसके रिस्क फैक्टर कम होते हैं। यही मैं लेकिन आप सर लोगों से LDL सुनना चाह रहा था, ठीक है। एलडीएल जब ज्यादा हो तो सर वो फिर रिस्क फैक्टर की तरफ हाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा था। जी सर। 29 में कहते हैं, MCQs नंबर 29 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 29 में कहते हैं कि व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑफन यूज्ड टू, मैं अब ये तो ऑलरेडी 2-3 दफ़ा ये MCQs मैंने डिस्कस कर लिया है। 30 में कहते हैं कि स्टेबल एंजाइना, देखिए एंजाइना के भी हमारे साथ फिर किस्म है। स्टेबल एंजाइना हो गया, अनस्टेबल एंजाइना हो गया, ठीक है, पार्शियल एंजाइना हो गया, मुख्तलिफ किस्म है इसके। स्टेबल एंजाइना इज टिपिकली ट्रिगर्ड बाय वर्ड। स्टेबल एंजाइना ये हमारे साथ वो एंजाइना होती है जिसमें जब आप थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से चेस्ट पेन आपको ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। मतलब थोड़ा सा एक कदम उठाते हैं तो आपको जो है ना सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे साथ कॉमन सिम्टम है, ठीक है, स्टेबल एंजाइना का, कि इसमें आप थोड़ी सी भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो चेस्ट पेन जो है ना वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। 31 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल ट्रीटमेंट फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो एंटीबायोटिक तो हम उसमें नहीं यूज करते, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपको पता है। इसी तरह से 32 में कहते हैं कोरोनरी बाईपास सर्जरी इन्वॉल्व। कोरोनरी बाईपास सर्जरी में हम क्या करते हैं, यूजिंग अ वेसल फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू बाईपास ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी। मतलब ये है कि लेग से जो है ना एक वेसल लिया जाता है और उसको जो है ना जो कोरोनरी जो ब्लॉक कोरोनरी होती है उसके ऊपर बाईपास करके एक नया पाथवे जो है बनाया जाता है ब्लड फ्लो के लिए। तो इस वजह से इसको कोरोनरी बाईपास कहते हैं, ठीक है। सो बॉडी के दूसरे पार्ट से ब्लड वेसल्स को लेकर बाईपास के लिए उसको जो है ना हार्ट में लगाया जाता है। तो ये हमारे साथ कोरोनरी बाईपास सर्जरी प्रोसीजर होता है। 33 में कहते हैं कि a myocardial infarction commonly known as heart attack occur when blood flow to a part of the heart is blocked already। देखें MCQs की स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से चेंज आ रही है और आंसर जो है वही सेम आ रहा है। तो यही इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपकी KMU में आते हैं और अक्सर फिर स्टूडेंट जो है इसी चीज़ की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर उनको आने के बावजूद भी वो क्या कर लेते हैं, गलत मार्क कर लेते हैं। 34 में कहते हैं कि विच लाइफस्टाइल चेंजेस इज मोस्ट रिकमेंडेड टू प्रिवेंट कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचने के लिए कौन सी आदत के बारे में जो है ना पेशेंट को बताया जाता है कि आप क्या करें, इससे इससे जो है ना अपने आप को बचा के रखें। तो स्मोकिंग जो है ना, स्मोकिंग से रोकना या स्मोकिंग को तर्क करना जो है ना ये कॉमनली पेशेंट्स को बताया जाता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो है ना उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 35 में कहते हैं कि विच टाइप ऑफ ड्रग्स इज टिपिकली प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। तो ऑलरेडी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन स्टेटमेंट चेंज है। 36 में कहते हैं कि व्हाट इज अ कॉमन नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर टू एसेस कोरोनरी आर्टरी बाईपास। जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके जरिए हम कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को क्या करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, वो क्या है, वो CTA है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट आता है, ठीक है, जिसमें हम किसी किस्म की इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करते, जस्ट CTA के जरिए जो है ना हम क्या करते हैं, जो ब्लॉक आर्टरी होती है उसको देखते हैं। 37 में कहते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना डिफर फ्रॉम स्टेबल एंजाइना इन दैट
स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना के दरमियान क्या डिफरेंस है? स्टेबल एंजाइना का तो मैंने आपको कहा था कि ये हमारे साथ वो चेस्ट पेन होती है जिसमें जब आप थोड़ी सी भी हरकत करते, थोड़ी सी भी आप एक कदम जो है ना चलते हैं, तो उस कदम उठाने की वजह से भी आपका जो चेस्ट पेन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये स्टेबल एंजाइना है, सर ठीक ये है। और अनस्टेबल, जी जी, सर ये स्टेबल एंजाइना आप बता रहे हैं कि स्टेबल उसमें मेडिसिन लेने, स्टेबल में सर मेडिसिन लेने के बाद इतनी पेन, चेस्ट पेन नहीं होती, लेकिन जो अनस्टेबल होता है वो थोड़ी सी भी एक्सर्शन करने से पेन स्टार्ट हो जाता है। सर ऐसे नहीं है, वो ऊपर स्टेबल नहीं देखिए, रहता ऊपर मेडिसिन देखिए से। एमसीक्यूज नंबर 30 की तरफ सर जाए। जो एमसीक्यूज स्टेबल अंजाना है, जो स्टेबल अंजाना है वो थोड़ी सी भी एक्सरसाइज या फिर वर्कलोड से हो जाता है कॉज, और वो रेस्ट से और रिलीव हो जाता है मेडिकेशन से भी। लेकिन जो अनस्टेबल अंजाना वो रेस्ट वो से जो relieve है होता वो रिलीव नहीं होता। हाँ, तो अनप्रिडिक्टेबल होता है ना। अनस्टेबल एंजाइना में और अच्छा। स्टेबल में फ़र्क ये है कि स्टेबल का तो आपको पता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी हरकत करता हूँ, थोड़ी सी भी ज़्यादा वॉक करता हूँ या थोड़ा सा भी फोर्सफुल एक्टिविटी करता हूँ, तो उससे डायरेक्ट जो है ना मेरी कंडीशन क्या होती है, ख़राब होती है। सांस फूलना शुरू हो जाती है, चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, हार्ट जो क्या कहते हैं, दिल में दर्द फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल क्या है? जी सर। अनस्टेबल अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपको जो है उसके बारे में पता नहीं होता कि ये किस वजह से जो है ना ये चेस्ट पेन मुझे हो रही है, जी सर। ठीक है। और एकदम से आपको जी सर। आती है, एकदम से। तो ये मेन डिफरेंस है स्टेबल और अनस्टेबल के दरमियान में। जी सर। 38 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल मेथड टू रिस्टोर ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब आपको आपसे उस प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारे साथ वो कौन सा सर्जिकल मेथड है जिसके ज़रिए हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जो ब्लड फ्लो ब्लॉक हुई होती है उसको दोबारा से बहाल करते हैं। तो एंजियोग्राफी के ज़रिए जो स्टंट वगैरह लगाते हैं ना, तो स्टंट के ज़रिए जो है ना हम ब्लॉक वेसल्स को क्या करते हैं, उसको दोबारा से ओपन करते हैं और ब्लड फ्लो की जो रवानी है उसको दोबारा से नॉर्मलाइज कर लेते। तो एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट प्लेसमेंट, देखिए वही बात है जो कि मैंने आपको कही। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। हाइपरलिपिडीमिया refers to which condition that can lead to coronary artery disease? हाइपरलिपिडीमिया, एक होती है हाइपो, एक होती है हाइपर। हाइपर का मतलब है इंक्रीज, हाइपो का मतलब है डिक्रीज। हाइपरलिपिडीमिया मतलब ईमिया का वर्ड जहां पर भी आएगा तो इसका मतलब है ब्लड, ब्लड। तो हाइपर लिपिड, लिपिड से मुराद फैट्स वगैरह हो गए। सो हाइपरलिपिडीमिया से मुराद वो कंडीशन जिसमें हमारे ब्लड में जो लिपिड कंटेंट है, फैट कंटेंट है, फैटी एसिड कंटेंट है, वो नॉर्मल से ज़्यादा हुआ होता है। तो इस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, ठीक है। मतलब हाई कंटेंट ऑफ फैटी एसिड इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपरलिपिडीमिया। तो कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। तो हाई लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड से मुराद ये है कि जो लिपिड होते हैं तो ये किस चीज़ से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं। फैटी एसिड किस से बने होते हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बने होते हैं। सो ट्राइग्लिसराइड जो है कंबाइन होके क्या होते हैं, कलेक्टिवली हम इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। मतलब इसमें 3 ग्लिसराइड जो है, 3 ग्लिसरॉल हमारे साथ कंबाइन होकर क्या करते हैं, फैटी एसिड को बनाते हैं। सो हाई लेवल ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मिकदार में हो तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज के काज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 40 में कहते हैं कि विच सिम्टम्स माइट इंडिकेट अ पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग अ हार्ट अटैक। सो पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, ये तो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि राइट साइड से पेन स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड की तरफ आती है और फिर लेफ्ट चेस्ट से आपके जो है लेफ्ट आर्म की तरफ आती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। Primary prevention of coronary artery disease does not include
मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचने के लिए हमारे साथ जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, तो इसमें कौन सी चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है आप करोगे तो बचे रहोगे। मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, इस जो ये करोगे तो बचे रहोगे। मैनेजिंग स्ट्रेस को मैनेज करना आपको आता हो तो बचे रहोगे। लेकिन अगर स्मोकिंग करोगे तो स्मोकिंग से जो है ना आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज से नहीं बच सकते। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है। 42. The term ischemic heart disease is synonymous with ischemic heart disease के लिए जो दूसरा वर्ड यूज होता है वो क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है। क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज। 43. What does a coronary angioplasty procedure involve? कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं? सिंपल बात है कि हम जो है ना वेसल में एक ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जिसके टिप पर कैमरा होता है और उसको आगे कोरोनरी आर्टरीज की तरफ लेके जाते हैं। जब इफेक्टेड एरिया तक पहुंच जाता है तो वहां पर हम स्टंट खोल लेते हैं, मतलब बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम खोल लेते हैं, जिसके ज़रिए जो प्लेग होता है वो कंप्रेस हो जाता है और जो ब्लॉक एरिया होती है वो ओपन हो जाती है। तो इस तरह से ब्लॉक एरिया जो है उसको हम ओपन करते हैं। तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, इन्फ्लेशन ऑफ अ बेलून टू ओपन अप ब्लॉक आर्टरीज। ठीक है, ऑप्शन सी। 44. Aspirin is commonly prescribed for patients with coronary heart disease because help prevent blood clot, ब्लड को क्लोट होने से बचाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आएगा। 45 में कहते हैं कि विच इमेजिंग मोडिलिटी इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज बाय विजुअलाइजिंग द आर्टरीज। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के जरिए जो है ना हम कोरोनरी आर्टरीज देखते हैं जहां पर ब्लॉकेज काज हुआ होता है। ठीक है। 46 में कहते हैं विच फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ओबेसिटी जो है ये मेन रोल प्ले करती है किसी भी किस्म की कोरोनरी हार्ट डिजीज के काज होने में। कोई क्वेश्चन है? नो सर। मजीद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज 47 की तरफ। एमसीक्यूज 47 में कहते हैं कि द प्रोसेस बाय विच प्लेग बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरीज। देखे वही एक चीज है लेकिन स्टेटमेंट जो है बदल बदल के यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सही है, तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की डिफिनीशन सिंपल डिफिनीशन है कि वो प्रोसेस जिसमें कोरोनरी आर्टरीज में प्लेग जमा हो जाता है, प्लेग एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। 48. विच टाइप ऑफ कोलेस्ट्रोल इज जी सर एक क्वेश्चन था। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। सर प्लीज इसका डिफरेंस बता दें। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों में जो है ना बहुत ज्यादा बारीक डिफरेंस है। जी सर वो ये होता है कि जो प्लेग बनते हैं वो आर्टरी में बन जाते हैं जो फैट के, और वो नैरो हो जाती है। और इसी तरह जो आर्टीरियो हार्ट से एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस मतलब ये दोनों आर्टरी में बनते हैं ना प्लेग, तो वो फिर नैरो हो जाती है। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है नैरो हो जाना। होती दोनों में ही नर्विंग है, लेकिन एक आर्टरी में होती है और एक का नहीं पता कि वो किस में हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जुबान पर आ रहा है। ठीक है, टिप पर है लेकिन अभी जो है ना वो बता नहीं सकता, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। तो क्या बताएंगे आज? अच्छा जी, अच्छा। 48 में कहते हैं कि टाइप ऑफ कोलेस्ट्रोल इज कंसीडर बेड। देखिए यहाँ पर वो हमने जो इससे पहले जो मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है, वही एमसीक्यूज यहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रोल है ये अब हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। कहते हैं कि कोलेस्ट्रोल की वो टाइप जिसको हम बेड कहते हैं, कंसीडर बेड, इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज
मतलब ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बैड कहते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे साथ एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से, जिसकी ज्यादती की वजह से हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज है वो मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है? 49. Which of the following is not a risk factor for valvular heart disease? Valvular valves को कहते हैं, हमारे साथ जो हार्ट के वाल्व होते हैं ना, तो उसमें अगर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी आई हुई हो तो उसको फिर हम वल्व्यूलर हार्ट डिजीज कहते हैं। तो कहते हैं कि मंदरजेल में से कौन सा जो है हमारे साथ वल्व्यूलर हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में नहीं आता? हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज जो है ये हमारे साथ रिस्क फैक्टर में नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ क्या है? करेक्ट है ऑप्शन डी। 50 में कहते हैं कि विच वॉल इज मोस्ट कॉमनली इफेक्ट बाय रिमेटिक हार्ट डिजीज? रिमेटिक हार्ट डिजीज में हमारे साथ कौन सा वाल जो है कॉमनली इफेक्ट होता है? तो वो हमारे साथ मेट्रल वाल है। कौन सा वाल है? मेट्रल वाल, ठीक है? मिट्रल वाल जो बाइकॉस्पिट वाल होता है उसको कहते हैं, ठीक है? जो कि हमारे साथ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में पाया जाता है। और जो ट्राइकॉस्पिट वाल होता है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में पाया जाता है। सही है। 51 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अंडरलाइंग ऑर्टिक स्टेनोसिस? ऑर्टिक स्टेनोसिस क्या है? हमारे साथ जो ऑर्टा होता है उसका नेरोविंग हो जाना, उसका नेरो हो जाना, ठीक है? सो वाल्व कैल्सिफिकेशन। सर जी जी। ये जो दो पूछे थे स्क्लेरोसिस, सर इसमें ये तो नहीं आ गया जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस? और एक पूछ रहा था ना कोई स्टूडेंट हाँ के हाँ दो बिल्कुल से बिल्कुल। इसमें से एक ही होगा। नहीं, है सर ऑर्टिक एक्चुअली स्टेनोसिस ये अलग है, ये अलग चीज है। ऑर्टिक स्टेनोसिस जो है ना ये अलग चीज है। सर वो मुझे पता चल गया, सॉरी सर। वो ये है कि जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है उसमें सिर्फ जो वॉल्स ऑफ आर्टरीज होती है ना वो थिक होती हैं, उसमें कोई किसी किस्म की ब्लॉकेज नहीं होती, वो अपनी थिकनिंग की वजह से जो है उसमें ब्लड फ्लो की कमी आती है। लेकिन जो आर्थीरियोस्क्लेरोसिस होता है उसमें फैट का या ब्लड का क्लॉट आता है, जिसकी वजह से जो ब्लड जो है ना उसका फ्लो कम होता है। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, सही है। ओके जी। ऑर्टिक स्टेनोज, ऑर्टिक स्टेनोसिस के हवाले से हम बात कर रहे। कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अंडरलाइंग ऑर्टिक स्टेनोसिस? कहते हैं कि हमारे साथ जो ऑर्टिक स्टेनोसिस है तो ये किस वजह से और कैसे काज होती है, ठीक है? मतलब इसका जो मैकेनिज्म होता है किस तरीके से ये काज होती है, ये एबनॉर्मेलिटी। तो ये वाल्व कैल्सिफिकेशन मतलब ये है कि जो वाल्व होते हैं वहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ वो थिक होना शुरू हो जाती है, मोटा होना शुरू हो जाती है वाल्व, ठीक है? तो इस वजह से वो जो ऑर्टिक एरिया होती है वो नेरो हो जाती है, तो इस वजह से ये कंडीशन जो है काज होती है ऑर्टिक स्टेनोसिस। 52 में कहते हैं कि विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू मैनेज द सिम्टम्स इन पेशेंट विद मेट्रल रिगर्गिटेशन? रिगर्गिटेशन किसे कहते हैं? रिगर्गिटेशन से मुराद द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड जो है बैक फ्लो जब वापस आता है, ठीक है, इसको रिगर्गिटेशन कहते हैं। तो मेट्रल रिगर्गिटेशन से मुराद ये है कि जो मेट्रल वाल होता है वो अपने फंक्शंस को छोड़ना, अपने फंक्शन को करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड एक बार पुश हुआ होता है तो वो दोबारा से बैकवर्ड फ्लो कर रही होती है, वो दोबारा से वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसको मेट्रल रिगर्गिटेशन कहते हैं। रिगर्गिटेशन का मतलब क्या है? बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। हाँ। तो कहते हैं कि इसके लिए कॉमनली जो ड्रग यूज होते हैं इस तरह के सिम्टम्स के लिए वो कौन से है? डायरेटिक्स है, ठीक है, डायरेटिक्स। ऑप्शन डी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। इन मेट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, मेट्रल स्टेनोसिस में विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्यूवर में एस एक्यूनिटेट है कि क्या है? ये क्या लिखा हुआ है?
स्टेट मेरा ज़ुबान जो है ना लटक गया है, नहीं अटक गया है, सॉरी, यहाँ पर अटक गया है मेरा ज़ुबान, द मरमर, सही है। तो मेट्रल स्टेनोसिस में कहते हैं कि हमारे साथ कौन-सा मैन्योर से मुराद कौन-सा स्किल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है? तो वो हमारे साथ हैंड ग्रिप एक्सरसाइज़। तो ये एमसीक्यूज़ फिर आप लोग थोड़ा-सा जो है ना यूट्यूब पर देखें ताकि इसकी समझ आप लोगों को आ जाए। मेरा ज़ुबान जो है ना इस आखिरी 2 वर्ड में जो है ना लटक चुका है, तो अब इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। 54 में कहते सर हैं एक्सेंचुएट अटक चुका है सर। क्या है? एक्सेंचुएट एसेंचुएट, एक्सेंचुएट एक्सेंचुएट। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, काबिल हस्तियां मेरे साथ बैठी हुई हैं माशा। अच्छा जी, नो 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 सर 54 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस इन हाई रिस्क पेशेंट अंडरगोइंग सर्टेन डेंटल प्रोसीजर। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों की तारीफ की है, ठीक है ना, कि माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट काबिल माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता काबिल हो रहे, ठीक है, काबिल तो है लेकिन सीख रहे माशाल्लाह से, तो तारीफ की है आप लोगों की। जी सर 54 में कहते हैं थैंक कि यू सर हमारे साथ प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस और प्रोफाइलैक्सिस वगैरह के लिए जो है ना यूज़ होते हैं, तो वो कौन से है, वो कौन से मेडिसिन है, तो वो हमारे साथ एमोक्सिसिलिन है, ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आएगा। 55 में कहते, अच्छा जी, इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन जो है अगर हम करेंगे तो वैसे ही हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ना जस्ट आपने बस इसको मेमोराइज करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली बात ऐसी कोई ख़ास है नहीं, ठीक है, जैसे कि 54 एमसीक्यूज हो गए। 56 55 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर एंटीकोगुलेशन इन पेशेंट विद मैकेनिकल हार्ट वाल्व, ठीक है, तो वो वारफारिन है, एंटीकोगुलेशन है, तो कॉमनली उसके लिए जो यूज होते हैं वो वारफारिन है, सही है। 56 which wall defect is associated with a diagnostic murmur, ठीक है, बेस्ट हर्ड एट द एपिक। मरमर जो है ये असल में हमारे साथ साउंड नेम है, ठीक है, मरमरिंग साउंड नेम है। कहते हैं कि हमारे साथ जो डायस्टोलिक मरमरिंग होती है, ठीक है, तो बेस्ट हेयर एट द एपिक्स एंड रेडिएटिंग टू द एक्सिला, ठीक है, तो कहते हैं हमारे साथ कौन सा जो वाल है वो जिसमें हमारे साथ जो है ना ये डायस्टोलिक मर्मरिंग साउंड जो है हमें एपिक्स एरिया में बेस्ट सुनने को मिलता है, ठीक है, तो वो मेट्रल रिगर्गिटेशन कंडीशन में जो है ना हमारे साथ ये मर्मरिंग डायस्टोलिक मर्मरिंग साउंड जो है सुनने को मिलता है। क्वेश्चन की समझ आ गई आपको? क्वेश्चन में क्या कह रहे समझ गए आप लोग? जी सर अच्छा जी, मजीद यस मजीद हम आगे बढ़ेंगे और मजीद इसको आगे डिस्कस करेंगे। 57 57 में कहते हैं, एमसीक्यूज नंबर 57 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय व्हिच एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर बेनिफिट पेशेंट विद ऑर्टिक रिगर्गिटेशन। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सा प्राइमरी मैकेनिज्म है जिस के जरिए जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं, ठीक है, इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है वो उन पेशेंट के लिए जो है ना क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं जिनको ऑर्टिक रिगर्गिटेशन हो रही होती है। तो वेसो डायलेशन एंड आफ्टर लोड रिडक्शन, वेसो डायलेशन और आफ्टर लोड रिडक्शन में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है ये बेनिफिशियली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। 58 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब ये है कि वो कंडीशन जिसमें पैथोजन की वजह से जो कार्डिक वेसल जो कार्डिक मसल होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हुई होती है, तो इस वजह से ओवरऑल जो हार्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिलती है, मतलब जो हार्ट साइज है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे साथ
मंदर झेल में से वो कौन सी पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, ठीक है, जो कि जिसमें हमारे साथ जो ऑर्टिक वॉल है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ऑर्टिक डायसेक्शन है। ऑर्टिक डायसेक्शन की वजह से जो एंडोकार्डाइटिस है वो पेशेंट को जो है ना हो जाती है, ठीक है। 59 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सिम्टम ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो बैक पेन जो है ये हमारे साथ उसके सिम्टम्स में नहीं आता, ठीक है। 60 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट से मुराद एकदम से अचानक सडनली जो हमारे साथ कोरोनरी सिंड्रोम मतलब जो हमारे साथ कोरोनरी आर्टरीज होते हैं तो उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ किस्म के एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स होते हैं तो उसका कलेक्शन एकदम से उनके अलामात का ज़ाहिर हो जाना, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन कलेक्शन, सही है, कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है तो मतलब ये है कि सडनली कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड जितने भी आसार डिसऑर्डर होते हैं तो उसकी अलामात जो है ना सारे के सारे एकदम से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमारे साथ कौन सा क्वेश्चन था, हाँ हाँ 60, अब ये 59 पढ़ लिया है। 60 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग रप्चर्ड विद थ्रोम्बस फॉर्मेशन, मतलब ये है कि हमारे साथ जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग होता है, ठीक है, उसके रप्चर होने की वजह से मतलब जो प्लेग जो बना हुआ होता है वेसल्स में, ठीक है, तो वो अपनी जगह से जो है ना वहाँ से अपने आप को हटा के मतलब वहाँ से कुछ हिस्सा हट कर दूसरी जगह पर जाता है और वहाँ पर जो है ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाती है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जो है ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग के रप्चर होने के साथ-साथ थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम काज़ होती हैं। 61 में कहते हैं कि विच कार्डियक बायोमार्कर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ट्रोपोनिन जो है ये कॉमनली क्या होते हैं, यूज होते हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस करते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हुई है या नहीं हुई है। ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन। 62 में कहते हैं कि व्हाट इज द रिकमेंडेड इनिशियल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो बीटा ब्लॉकर देते हैं। विच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फाइंडिंग इज कैरेक्टराइज ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो एसटी सेगमेंट सर एलिवेशन यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है कि हमारे साथ वो कौन सा इलेक्ट्रोग्राम फाइंडिंग है जिसके जरिए जो है ना एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है। तो एसटी लेवल जो है उसी की जो है ना एलिवेशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि जो हार्ट अटैक है वो हार्ट के इन इन एरियाज को जो है ना इफेक्ट कर चुकी है, एसटी एरिया को जो है ना वो इफेक्ट कर चुकी है जी। सर एक बात पूछनी थी, यहाँ पे उन्होंने CK-MB भी दिया हुआ है और ट्रोपोनिन भी दिया हुआ है और दोनों ही कार्डियक बायोमार्कर्स हैं सर। दोनों ही हैं, जी सर, अच्छा CK-MB जी। भी तो है और ट्रोपोनिन भी है। हाँ, तो इसमें जो है ना ये वर्ड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन यूज हुआ है। तो एक्यूट के लिए फिर ट्रोपोनिन होंगे, ठीक है। अगर नॉर्मली हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करते, ठीक है, नॉर्मली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि विच कार्डियक बायोमार्कर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट इसमें ना आता तो फिर हम बोथ ए बी करते कि ट्रोपोनिन के जरिए भी हम डायग्नोस कर सकते हैं और क्रिटीन काइनेज एमबी के जरिए भी हम कर सकते, तो फिर हम बोथ ए बी करते, लेकिन यहाँ पर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन लिखा हुआ है तो इस वजह से ट्रोपोनिन को जो है ना स्पेसिफाई किया गया है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो 63 में ऑप्शन सी जो है हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट आता है, ठीक है, एस टी सेगमेंट एलिवेशन। 64 में कहते हैं कि व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन या टाइपिकल ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन इन अनस्टेबल एंजाइना कंपेयर टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो
अनस्टेबल एंजाइना में हमारे साथ जो चेस्ट पेन होता है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्यूरेशन होता है तो वो लेस देन 5 मिनट, 5 मिनट से कम टाइम के लिए जो है ना ये चेस्ट पेन पेशेंट को होती है, ठीक है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती है, किसी भी टाइम हो सकती है पेशेंट को। 65 में कहते हैं कि विच इमेजिंग मोडिलिटी इज ऑफन यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड एसेस कोरोनरी आर्टरी एनाटॉमी। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी के जरिए जो है ना हम मेजरिंग या ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग इसकी कर सकते हैं। 66 व्हाट इज द किधर है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पायरिन इन द मैनेजमेंट। तो एस्पायरिन का काम क्या है, एंटी प्लेटलेट इनहिबिशन है, सही है, और एंटी प्लेटलेट है या एंटी कोगुलेंट है। सर एंटीकोagulation। नहीं नहीं, एंटी प्लेटलेट है। प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड को जो है ना गाढ़ा बनाना, ब्लड को जो है ना उसको थिक बनाना। तो एस्पायरिन जो है ये क्या करता है, ब्लड को थिन बनाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि प्लेटलेट्स के अगेंस्ट जो है ये काम करता है, तो इस वजह से ये हमारे साथ एंटी प्लेटलेट इनहिबिशन रोल प्ले करता है। समझ गए आप लोग? यस सर। अच्छा जी। 67 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर फॉर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर हमारे साथ कौन सा है इसमें, तो हमारे साथ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को हम जो है ना मैनेज कर सकते हैं, तो ये हमारे साथ मॉडिफिएबल है। बाकी एज ये हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई बीमारी फैमिली हिस्ट्री में हो, ख़ानदानी हो, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर जेंडर में कोई मसला हो, मतलब जेंडर बेस अगर कोई मसला आ रहा हो तो उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाइपरटेंशन जो है ये हमारे साथ मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर में आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए। 68 में कहते हैं कि व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब चेस्ट पेन दैट अकर। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दैट अकर एट रेस्ट। अच्छा जी, देखिए हमने बात की स्टेबल एंजाइना की, हमने बात की अनस्टेबल एंजाइना की, अब हम बात करेंगे एक्सर्शनल एंजाइना की, ठीक है। एक्सर्शनल एंजाइना क्या है, कहते हैं कि वो चेस्ट पेन जो कि रेस्ट कंडीशन में आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और आप पर आ जाए एंड इज काज बाय रिवर्सिबल मायोकार्डियल स्कीमा, और रिवर्सिबल मायोकार्डियल एक्सकीमिया की वजह से जो है ना ये काज होती है। तो वो कौन सी है हमारे साथ, वो वेरिएंट एंजाइना है हमारे साथ, कौन सी है, वेरिएंट। वेरिएंट एंजाइना, ठीक है, वेरिएंट एंजाइना। तो ये हमारे साथ वो एंजाइना है, वो चेस्ट पेन है जो कि रेस्टिंग स्टेट में आप होते, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे होते, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, लेकिन एकदम से आपको चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। 69 में कहते हैं कि विच लेबोरेटरी टेस्ट इज ऑफन एलिवेटेड इन पेशेंट विद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड इंडिकेट ऑनगोइंग मायोकार्डियल डैमेज। तो वो हमारे साथ ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन। 70 व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट। जाहिर बात है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की जो ट्रीटमेंट है हम किस मकसद के लिए करते हैं, इसी मकसद के लिए करते हैं ताकि हमें जो माइकोर्डियल डैमेज है उनके जो सिम्टम्स है उससे हमें छुटकारा मिले, और इस किस्म की जो बीमारी है, मतलब इसके जो डैमेज है, जो नुकसानात है, उससे हम क्या हो जाए, मज़ीद उसकी जद में आने से बच जाए, प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 71 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो हेपरीन जो है ये कॉमनली दी जाती है, ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। 72 what is the term used to describe chest pain that occur predictably with exertion। तो ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप थोड़ा सा भी काम करते हो तो आप पर जो है ना
चेस्ट पेन जो है आपको फील होना शुरू हो जाती है, एंजाइना जो है ना आप को फील होना शुरू हो जाती है और प्रेडिक्टेबल होती है। मतलब ये है कि आपको पता होता है कि थोड़ा सा भी अगर मैं काम करूं या वजन उठाऊं तो इसकी वजह से मुझे दर्द होना है, चेस्ट पेन होनी है, तो इस वजह से ये हमारे साथ क्या कहलाती है? स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना कहलाती है। तो यहाँ पर देखें, अब इस एक एमसीक्यूज से जो है ना आप अपने लिए 4 एमसीक्यूज बना सकते हैं। पहला एमसीक्यू स्टेबल एंजाइना कि स्टेबल एंजाइना क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि स्टेबल एंजाइना में क्या होती है। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होती है? अनप्रेडिक्टेबल होती है। वेरिएंट एंजाइना जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे लेकिन एकदम से आप पर जो है ना चेस्ट पेन आ जाए तो इसको हम वेरिएंट एंजाइना कहते हैं। और एक है एक्सर्शनल एंजाइना। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है एक्सर्शनल एंजाइना कि इसमें जो है ना एक्सर्शनल से मुराद ये है कि आप फोर्सफुल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना ऐसे कुछ करते हैं तो इस वजह से आपको चेस्ट पेन होती है। तो ये चारों ऑप्शन जो है ये आपके लिए जो है ना